Hello everybody, very good morning to you all. Hope all things are going smoothly and you all are doing your study from your home. I hope you all must have seen the classes what I have sent before, and let us start today's class. Our today's class is very conceptual class, and it is we are going to be a concept talk on it. So be prepared with a notebook and a pen, and it will be going to take 40 to 45 minutes. So be prepared, and I ensure that you must be enjoying this session. So let us start this topic. Today's our topic is optical instrument. Before starting the optical instrument, I just want to discuss on a topic, discuss on why we need such type of instrument, and what is the criteria to make this instrument. So let us start. The need of optical instrument, for that we are going to discuss on human eye, and in that particular topic of human eye we are going to concern with some optical aspect, not so much biological terms. So let us discuss something about human eye. If we observe a structure of human eye, it is quite similar like that. This is the front portion of our eye from which light is entering, and this is called cornea. Another film or next film which is near the cornea, this is called pupil. And after that, one more thing which concerned with intensity of light. कैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कंसर्न करता है ये टर्म्स. जैसे हम कभी अंधेरे रूम में जाएं अगर, तो हमको कुछ टाइम लगता है चीजें देखने में. उस दौरान ना कॉर्निया, ये जो टर्म है जहां से लाइट इंटर करती है, जो कह सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मैनेज करती है, इसको आइरिस बोलते हैं. आइरिस ना खुद को मैनेज करती है कि कितनी लाइट या कितनी इंटेंसिटी की लाइट हमको आगे सेंड करना है, और ये अपना ओपनिंग उतना कम ज़्यादा कर लेती है. जैसे हम बहुत ब्राइट लाइट में अगर जाएंगे तो ब्राइट लाइट में ये अपनी ओपनिंग कम कर लेगी, जिससे कम से कम इंटेंसिटी अंदर इंटर करे. तो आइरिस का काम क्या है कि ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मैनेज करती है, जो कि आंख में हमारी इंटर करती है. ये काम आइरिस का होता है. अब जब लाइट उसमें इंटर कर जाएगी तो फिर से एक टर्म हम यहाँ पे देखेंगे. यहीं पे हमारे क्या होता है, लेंस होता है, आई लेंस. ये हमारा आई लेंस होता है, और इस आई लेंस पर इसके चारों तरफ से कुछ मसल्स होती हैं, इसको कवर किए रहते हैं. वो मसल को हम सिलेरी मसल बोलते हैं. सिलेरी मसल. ये पीछे वाला जो पोर्शन है, इसमें पूरी एक लेयर समझे कि बारीक बारीक नर्व्स होती हैं, और इसको रेटिना बोलते हैं.
ये जो नर्व्स हैं आगे इस सिग्नल को जो आँख के थ्रू आता है उसको माइंड को ट्रांसफ़र करती हैं, ट्रांसमिट करती हैं। इसमें कुछ और बायोलॉजिकल टर्म होते हैं, ब्लाइंड स्पॉट वगैरह जो होता है वो सब पे हमको ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। हमको बस इसमें जो ऑप्टिकल टर्म्स हैं, जो फिजिक्स के लिए रिक्वायर्ड टर्म है, उन पे ही डिस्कस करना है। तो क्या क्या चीज़ें हमको देखनी है, एक तो ये होता है कॉर्निया, जो फ्रंट वाला पोर्शन आँख का जहाँ से लाइट इंटर करती है, और फिर उसके बाद क्या होता है प्यूपिल है, और उसके बाद क्या है ये आइरिस है। आइरिस का काम क्या होता है कि कितनी इंटेंसिटी की लाइट, या समझे कि जो लाइट हमारी आंख में पड़ती है उसके इंटेंसिटी को मैनेज करती है, वो अपनी ओपनिंग कम ज़्यादा करके। और फिर उसके बाद ये आई लेंस होता है। आई लेंस को चारों तरफ से कुछ एक मसल्स, कुछ एक नर्व्स कवर की रहती हैं, उनको हम सिलेरी मसल बोलते हैं। अब जब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो इसकी लाइट इस पर पड़ेगी और लेंस की वजह से यहाँ पर इमेज बनेगा और आगे का सिग्नल आगे ये सिलेरी मसल के ये नर्व्स के थ्रू क्या होगा, आगे माइंड में वो सिग्नल ट्रांसमिट होगा। जो इसका एवरेज डायमीटर होता है, एवरेज डायमीटर ऑफ आई लेंस जो होती है, पूरे आँख की एवरेज डायमीटर जो होता है वो लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है। अब जो नॉर्मल लेंस में हम लोग इसके फंक्शन हम देखते हैं कैसे वर्क करती है आँख, क्योंकि जितने भी टाइप के कैमरा आ जाएं, लेकिन जो सबसे बेहतरीन कोई कैमरा है जो कि हमको गॉड ने प्रोवाइड किया है आँख, उतना बेहतरीन कोई कैमरा वर्क नहीं करता है। तो इसकी वर्किंग हम पहले समझते हैं, और वर्किंग के बाद फिर हम देखेंगे कि कहाँ पर हमारे आँख की लिमिटेशन है, और फिर उस पर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जब एक नॉर्मल लेंस की अगर हम बात करते हैं तो उसकी फोकल लेंथ के लिए हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। हम कहते हैं कि जो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है फॉर लेंस। किसी तरह का लेंस अगर है तो उस लेंस के लिए हम क्या लिखते हैं, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। जो एक अब तक लेंस हमने पढ़े हैं उसमें हम u को चेंज करते थे, और u के चेंज होने से v की वैल्यू में चेंजेज आते थे, और फोकल लेंथ, कोई लेंस बन गया, अब उस लेंस से क्या होगा, उसकी फोकल लेंथ कांस्टेंट हो जाती थी। बट आई लेंस में ऐसा नहीं है। आई लेंस में इमेज तो हमेशा यहीं पर बनना है, रेटिना में, इट इज कांस्टेंट। मतलब v अगर कांस्टेंट हो गया तो आंख के लेंस के लिए फॉर आई लेंस अगर हम बात करें, इसमें ये कांस्टेंट होता है, और आंख वाले लेंस के लिए इमेज हमेशा रेटिना पे ही बनना है, v कांस्टेंट है, यानी 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f में जो है ये आई लेंस की बात अगर हम करते हैं तो ये तो कांस्टेंट है, ये इसमें चेंज नहीं होता, ये फिक्स हो गया। चेंज का कहाँ हो सकता है, u में चेंज होगा और f दोनों में चेंज होगा, u भी चेंज होगा और f भी चेंज होगा। f किन फैक्टर पर डिपेंड करता है? I expected that you must have seen the lecture class before 2 classes in which we have discussed about the lens maker formula. In that I already told that focal length of any lens 1/f is equal to, suppose we have a lens this way of refractive index mu and radius of curvature is r, because this is biconvex lens, so both radius of curvature would be same. If we concerned with lens maker formula about this lens, we will write the 1/f is equal to mu minus 1 into 2/r. अगर इस लेंस के लिए जिसका ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, उसके लिए हम लेंस मेकर फार्मूला लिखें तो हम लिख पाएंगे 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1
इंटू 2/r, क्योंकि दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक्चुअल में फार्मूला क्या है, 1/f इक्वल टू n-1, या इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ-1 है, μ-1 इंटू 1/r1 प्लस 1/r2, क्योंकि दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों फेस का बराबर है, तो इसलिए इक्वेशन कुछ ऐसा आएगा। कहने का मतलब ये है कि फोकल लेंथ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड कर रही है। एक टर्म और हम लोगों ने सीखा था, पावर ऑफ लेंस, और पावर ऑफ लेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ के बराबर होता है। अगर इन सब को हम जोड़ के देखें, हम क्या पाएंगे, हम ये पाएंगे कि आंख वाले लेंस, आई वाले लेंस के लिए कंडीशन क्या है कि अगर फोकल लेंथ हम चेंज करना चाहते हैं या फोकल लेंथ वेरिएबल है, तो वो डिपेंड करेगा किस पर, रेडियस ऑफ कर्वेचर पर। अगर फोकल लेंथ वेरिएबल है तो किस पर डिपेंड करेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर पर। इसका मतलब ये जो आंख वाला लेंस है, ये लेंस वेरिएबल रेडियस ऑफ कर्वेचर का होगा, यानी इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हो सकता होगा। और ये चेंज कौन करता है, ये सिलेरी मसल चेंज करती है। तो सिलेरी मसल का एक फंक्शन है, एक प्रॉपर्टी है जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर को चेंज करती है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्यों चेंज करना रहता है, क्योंकि फोकल लेंथ चेंज हो, क्योंकि यहां पर v कांस्टेंट हो गया और u अगर चेंज होगा तो f को चेंज करना होगा। इस सेंस में क्या करती है, आई लेंस शुड बी एबल टू चेंज इट्स फोकल लेंथ, और ये ऑब्वियसली होता है, आई लेंस अपना फोकल लेंथ चेंज करता है। क्या क्या कंडीशन हो सकती है, देखो कि अगर f घटेगा तो नो डाउट रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा, घटेगा। यानी अगर हम आई लेंस अपनी फोकल लेंथ कम करना चाहती है तो उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या करेगी, कम करेगी। अब आते हैं कंडीशन कि u के चेंज होने से रेडियस ऑफ कर्वेचर क्यों चेंज होगी और उससे क्या फायदा या क्या नुकसान है। मान लेते हैं कि एक हमारे पास कोई लेंस है, ऐसा आई लेंस ही है, एक ऑब्जेक्ट जो यहां पर रखा है, x डिस्टेंस पर रखा है, एक ऑब्जेक्ट को जो कितने डिस्टेंस पर हमने रख दिया है, x डिस्टेंस पर रख दिया है। अब जब x डिस्टेंस पे रखेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि 1/v जो कि कांस्टेंट है माइनस 1/u, और u की जगह पर हम क्या रख दें, x रख दें, क्योंकि ये इधर मेजर कर रहे हैं तो माइनस एक्स इक्वल टू 1/f होगा। क्योंकि ये टर्म कांस्टेंट है तो हम इसको लिख सकते हैं या 1/v प्लस 1/x इक्वल टू 1/f, ऐसा लिख सकते हैं। अब जबकि 1/f की वैल्यू क्या है, ये होता है, जहां पर 1/f इक्वल टू है μ-1 इंटू 2/r। तो इन सबको अगर हम लिखते हैं तो देखते हैं कि x अगर घटेगा या x की वैल्यू अगर हम बढ़ाते हैं, f की वैल्यू भी बढ़ेगी, और f की वैल्यू बढ़ने के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ज्यादा करना होगा, या उसका अपोजिट पोर्शन। देखो क्या क्या पॉसिबल है। हम कहते हैं कि अगर x हमने बढ़ाया, x को दूर किया, तो x के दूर होने से क्या होगा, फोकल लेंथ बढ़ानी होगी, और फोकल लेंथ बढ़ाने के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ाना पड़ेगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, उसकी जो पावर होगी वो घट जाएगी। यानी लेंस की फोकल लेंथ बढ़ती है तो उसकी पावर घटती है, सिंपल सी बात है। और लेंस की फोकल लेंथ बढ़ेगी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अब इस सेंस में ये जो लेंस है, उस अगर हम ऑब्जेक्ट दूर करते हैं तो सिलेरी मसल लेंस को रिलैक्स देती है और वो नॉर्मल कंडीशन पे आता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ जाता है, पावर उसकी घटती है। हम अगर पावर बढ़ाना चाहते हैं तब सोचो क्या करना होगा। पावर बढ़ाने का सेंस क्या है, उसके पीछे जरा सा रीजन देखो। जैसे मान लो
ये मार्कर पर छोटे वर्ड्स में कुछ लिखे हैं, और छोटे वर्ड्स में जब कुछ लिखे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम तो देख के पढ़ ले जा रहे हैं, लेकिन अगर हम कहें कि इसको पढ़ के बताओ छोटे वर्ड्स क्या लिखे हैं, तो शायद नहीं पढ़ पाओगे, कुछ नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि x बड़ा है, जबकि मैं इसको आसानी से पढ़ सकता हूं क्योंकि x कम है। जब x घटता है तो क्या होता है, x के कम होने से फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। फोकल लेंथ कम होने के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर को छोटा करना होगा और तब पावर बढ़ेगी। या हम कह सकते हैं कि स्मॉल ऑब्जेक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हमको ज़्यादा पावरफुल लेंस की ज़रूरत पड़ेगी, और ज़्यादा पावरफुल लेंस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस लेंस की फोकल लेंथ कम करनी होगी। ये कम कौन कर सकता है, सिलेरी मसल करता है इस लेंस की फोकल लेंथ को। और कैसे करता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को छोटा होगा, इसको ये कंप्रेस करेगी, और कंप्रेस करने से इस सिलेरी मसल पे क्या आएगा, एक टेंशन की कंडीशन आएगी, और वो ये जो कंडीशन होती है वो सिलेरी मसल की टेंशन की कंडीशन होती है, और वो उसके लिए क्या होता है, एक्स की डिस्टेंस कम होती है और पावर क्या होता है, बढ़ता है। देखो हम इसको और आगे करते हैं। मतलब ये है, कहते हैं कि फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट, स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या पाते हैं, या स्मॉल ऑब्जेक्ट को रिजॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होता है, हम x को घटाना, x को अपने करीब लाते हैं। x को करीब लाएंगे, उसके लिए फोकल लेंथ क्या होगी, कम होनी चाहिए, पावर क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, और ऐसा करने के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या करना होगा, इसको कम करना होगा। और जब रेडियस ऑफ कर्वेचर कम करेगा, यानी पावर बढ़ाने की सिचुएशन में, देयर इज एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन सिलेरी मसल। सिलेरी मसल पर एक्स्ट्रा प्रेशर होगा, यानी ये सिलेरी मसल में पेन होएगा या हेडेक होगा। जैसे एग्जांपल, अगर हम नॉर्मली कुछ भी ऐसे देखते हैं अपने चारों तरफ, और अगर हम सो नहीं रहे होते हैं तो ऑब्वियसली हम आंख तो बंद किए नहीं रहते हैं, देखते ही रहते हैं, लेकिन दिन भर हम कुछ भी करते रहें तो हमारी आंख में या हमारे सर में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, हेडेक नहीं होगा, दर्द नहीं होगा। लेकिन अगर हम 2-3 घंटे पढ़ें कोई चीज़ बारीक, मान लो न्यूज़पेपर ही पढ़ते हैं, तो हमको मिलता है कि हमारी आंखों में पेन होने लगा। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि हम इस दौरान जबकि स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एक छोटे ऑब्जेक्ट को बहुत देर तक देखते हैं। छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमको पावर, आँख के लेंस की पावर बढ़ानी होगी, और आँख के लेंस की पावर बढ़ाने के लिए सिलेरी मसल को इसको कंप्रेस करना होगा, जो कि एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा, और इस सेंस में क्या होगा, वो हमको पेन करने लगती है। यानी सिलेरी मसल की जो टेंशन की कंडीशन होती है वो क्या होती है, एक बारीक या छोटे ऑब्जेक्ट को देखने की, जो कि हम अपने करीब लाते हैं। करीब लाने का मतलब क्या है, एक्स को रिड्यूस करते हैं। या ये तो एक प्रोसेस है जिसमें सिलेरी मसल अपना काम करके ऑब्जेक्ट को रिजॉल्व कर ले जाती है। एक्स के कम ज्यादा, एक्स मतलब क्या है, यू, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के कम ज्यादा होने से एफ का जो मैनेजमेंट है, फोकल लेंथ को जो कम ज़्यादा करना होता है, एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ जो होता है, वो काम कौन करता है, सिलेरी मसल करता है। वो बात अलग है कि उसमें टेंशन आता है और हेडेक होता है या टेंशन नहीं होता, तो ये अलग चीज़ है। बट द फोकल लेंथ कैन बी एडजस्टेड बाय द सिलेरी मसल, और एक ये प्रोसेस होता है, इसको एकमोडेशन ऑफ आई बोलते हैं। अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं एकमोडेशन ऑफ आई, तो हम कहते हैं कि द प्रोसेस बाय विच सिलेरी मसल एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज कॉल्ड एकमोडेशन ऑफ आई लेंस। फिर से बात सुनो और इसको नोट कर लेना डेफिनेशन को। द प्रोसेस बाय विच सिलेरी मसल एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज कॉल्ड एकमोडेशन ऑफ आई।
और ये कैसे एडजस्ट करता है? इस तरह से एडजस्ट करता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को कम या ज़्यादा करके फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है। इसी को अकोमोडेशन ऑफ आई बोलते हैं। ठीक, तो ये सारा डिस्कशन इस पे था कि सिलेरी मसल का फंक्शन क्या है। अब हम आते हैं कि हमारी आई लेंस या हमारी आंख कैसे ऑब्जेक्ट को रिजॉल्व करती है, उसमें एक्स का रोल क्या है और वो मेन क्राइटेरिया क्या है। हम कहते हैं कि ये जो मार्कर पर कुछ वर्ड्स लिखे हैं, मैं यहाँ से पढ़ ले जा रहा हूँ, इसको पढ़ के बताइए छोटे छोटे वर्ड्स कितने लिखे हैं। तो आप नहीं पढ़ सकते हो, जबकि हम इसको पढ़ सकते हैं। अब हमारे बिना पढ़ने की एक सिचुएशन, एक कंडीशन है। कंडीशन ये है क्योंकि ये हमारे पास रखा है, तो हम जब करीब लाते हैं तो ये ऑब्जेक्ट क्लियर हमको दिखता है। अब अगर यही मार्कर हम रूम के उस कॉर्नर पे रख दें और हम चाहें पढ़ने के लिए तो नहीं पढ़ सकते हैं। यानी कि ऑब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, अपने से करीब लाते हैं। करीब लाने का सेंस क्या है, एक्स को रिड्यूस करते हैं। लेकिन अब हमने देखा कि ठीक है, हमको पढ़ने में आ रहा है और करीब लेके आ रहे हैं और करीब लेके आ रहे हैं, अब हमको नहीं दिखना, पढ़ने में आ रहा है। मतलब पास लाने की भी एक कंडीशन है कि ऐसा नहीं कि बहुत करीब लेके आ जाएं तो बहुत छोटी ऑब्जेक्ट हमको दिखने लगेगी। तो आंख के लिए या ह्यूमन आई के लिए एक मिनिमम डिस्टेंस होती है जहां पर हमको दिखता है। उस मिनिमम डिस्टेंस को हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं। ये वाला पोर्शन हम रफ करेंगे। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन हम बोलते हैं। लीस्ट डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस। डिस्टिंक्ट, अलग अलग, दो ऑब्जेक्ट को अलग करने की, देखने की, अलग करके देखने की प्रॉपर्टी, तो वो एक डिस्टेंस होती है। सपोज हमारे पास ये लेंस है, आई लेंस हमारा, एक स्मॉल ऑब्जेक्ट हमने यहां रखा है, ये स्मॉल ऑब्जेक्ट है यहां पर रखा है, और जब इस स्मॉल ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं तो हमको ये दिखाई पड़ती है कितने डिस्टेंस पर। एक कोई डिस्टेंस है लीस्ट डिस्टेंस, और ये लीस्ट डिस्टेंस अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होती है। जो इसकी वैल्यू होती है कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और डी की जो वैल्यू होती है वो 15 सेंटीमीटर से लेकर 40 सेंटीमीटर तक में होती है। बच्चों में 15 सेंटीमीटर होती है और ओल्ड एज में वो लगभग 40 सेंटीमीटर हो जाती है। अगर नॉर्मल है, किसी की आंखें बहुत अच्छी हैं तो उसकी 25 या 30 सेंटीमीटर ओल्ड एज में भी रहती है। जो एक हेल्दी ह्यूमन आई की बात होती है उसके लिए हम एवरेज वैल्यू लेते हैं, और एवरेज वैल्यू जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की जो एवरेज वैल्यू है, जो हेल्दी नॉर्मल हेल्दी आई होती है ह्यूमन की, उसके लिए 25 सेंटीमीटर होती है। ये इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। डी डिस्टेंस पर हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो हमारी आंख उसको रिजॉल्व कर ले जाती है, उसको देख लेते हैं हम या देख पाते हैं। होता क्या है, होता ये है कि ये ऑब्जेक्ट हमारी आंख पर एक एंगल यहां से बनाता है, थीटा। अब यहां पर एक कंडीशन और देखो, ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस पे लाने पर हमको छोटे ऑब्जेक्ट दिखते हैं, हम उसको रिजॉल्व कर ले जा रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई कर ले जा रहे हैं। जो बायो स्टूडेंट हैं उन्होंने एल्गी का क्रॉस सेक्शन देखा होगा। क्या वो नेक्ड आई से दिखता है? मतलब उसको हम अपनी आंख के करीब लेके आए, या पॉलन ग्रेन देखते हो, उसको हम अपनी आंख के बहुत करीब लाएं, क्या दिखता है? नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि अगर डी डिस्टेंस पर लाते हैं तब भी थीटा इतना कम होता है कि हमारी आंख नहीं रिजॉल्व कर पाती है। तो
थीटा ही वो एंगल या जो ऑब्जेक्ट है, स्मॉल से स्मॉल ऑब्जेक्ट जितना एंगल हमारी आंख पे बनाएगा उस एंगल पर ही हम कोई चीज क्या कर पाएंगे, रिजॉल्व कर पाएंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट को, पहली कंडीशन क्या है कि उसको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर हम रखें, जहां पर सबसे मैक्सिमम पावर होती है, सबसे अच्छा रिजॉल्व कर सकते हैं, और हमारी आंख पर वो ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाए वो या तो 1 मिनट के बराबर हो, 1 मिनट एंगल वाला, या उससे बड़ा हो। अगर कोई सिचुएशन ऐसी आती है फॉर ए स्मॉल, एक कोई और छोटा ऑब्जेक्ट हो जाए एट डी, और वो थीटा जो बनाए वो लेस देन 1 मिनट बनाए, ये जो एंगल बनाए उस पे वो 1 मिनट से भी छोटा बनाए, अब हमारी आंख इसको रिजॉल्व नहीं कर पाएगी। चीजें आप जोड़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हो। एक तो ये है कि हम कोई ऑब्जेक्ट, स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए करीब लाते हैं, और करीब लाने के लिए भी हमारे पास एक कंडीशन, क्योंकि एक्स घटाने का मतलब क्या है, पावर बढ़ता है। एक्स घटाना मतलब ऑब्जेक्ट को अपने करीब ला रहे हैं, लेकिन उसको करीब लाने के भी लिए हमारे पास क्या है, एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, वो ये डी डिस्टेंस है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है। कोई ऑब्जेक्ट को अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर रखते हैं और वो हमारी आंख पर 1 मिनट या उससे बड़ा एंगल बनाता है, तो ऑब्जेक्ट हम रिजॉल्व कर पाएंगे, या उस ऑब्जेक्ट को हमारी आंख रिजॉल्व कर पाएगी। लेकिन अब इससे भी छोटा ऑब्जेक्ट अगर है कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर रखने पर हमारी आंख पर 1 मिनट से कम का एंगल बना रहा है, तो हमको ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं, या हमारी आंख उसको रिजॉल्व नहीं कर पाएगी। अब यहां पर हमको एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी, दैट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या बात समझ में आ रही है कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? क्या क्राइटेरिया होती है कोई चीज रिजॉल्व करने की? अगर हाँ तो हम लोग फिर अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे चलते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर स्मॉल से स्मॉल ऑब्जेक्ट रखने पर अगर हमारी आंख पर 1 मिनट से या 1 मिनट या उससे बड़ा एंगल बनाता है, then we are able to resolve. It means our eye is able to resolve the object. If it make less than 1 degree angle on putting the least distance of distinct vision, then our eye cannot be resolved. तब उसको हमारी आंख रिजॉल्व नहीं कर पाएगी। Then we need an instrument. That instrument is called ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम लोग पहला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप। ये सब पूरा हम क्लियर करेंगे यहाँ से। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में पहला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप में भी सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, एक बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये सिंपल माइक्रोस्कोप है। ये मान लो f, ये 2f, इस तरह से है ऑब्जेक्ट। अगर हम एक ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में रखते हैं, इसकी ज़रूरत हमको क्यों पड़ी है? इसकी ज़रूरत हमको इसलिए पड़ी है कि जो हमारी आई, आँख जो हमारी है इस तरह से, उस पर अगर हम कोई ऑब्जेक्ट d डिस्टेंस पर रखते हैं तो वो जो एंगल बनाता है वो बहुत छोटा एंगल होता है। इट्स अ वेरी स्मॉल एंगल। ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से मान लो एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है, और इसने हमारी आंख पर जो एंगल बनाया है वो कितना है, थीटा नॉट बनाया है। और थीटा नॉट ऐसा है कि 1 मिनट से भी कम है। इस सेंस में ये ऑब्जेक्ट हम रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हम ये इंस्ट्रूमेंट लेते हैं। और अगर याद होगा
तो अगर ऑब्जेक्ट को F और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं, यहाँ पर वही ऑब्जेक्ट जो h हाइट का है यहाँ पर अगर हम रख दें, तो इससे जो इमेज बनता है F से होकर जाएगा, F से होकर जाएगी। दूसरी एक रेज ऐसे, और ये दोनों को अगर हम पीछे प्रोसीड करते हैं तो कुछ यहाँ ऐसे मिलती है, और ये इसका इमेज बनता है। ये अगर h हाइट का ऑब्जेक्ट, तो ये भी h है, ये मान लो h प्राइम है। हम यहां से कहीं से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, यहां से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। जब यहां से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो हम यहां से जब देखते हैं तो ये हमको नहीं दिखता, बल्कि कौन सा दिखता है, ये दिखता है। और कहां पर दिखेगा, डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस पे दिखेगा। एक चीज याद करो, लेंस में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, u से रिप्रेजेंट करते हैं, और इमेज डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से और इमेज डिस्टेंस को v से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो हमारी आंख पर ये ऑब्जेक्ट एंगल बना रहा है, वो कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। पहले यही ऑब्जेक्ट सोचो, यहीं पर बनाते हैं साथ में ही इसको, जो हम यहां से रिजॉल्व कर पा रहे हैं। सोचो कि यही ऑब्जेक्ट हमारी आंख पर इतनी ही डिस्टेंस पर ये वाला ऑब्जेक्ट अगर रखा होता है ऐसे, तो कितना एंगल बनाता है, ये थीटा नॉट। जबकि ये वाला एक इंस्ट्रूमेंट हमने यूज किया, अभी ये हमारी आंख पर कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। बाय यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट, दिस इज सिंपल माइक्रोस्कोप, व्हाट वी डिड, हमने क्या किया एक्चुअली, व्हाट वी डन, हमने एंगल बढ़ा दिया। और कितना बढ़ा दिया, यही क्या है, इसकी मैग्नीफाइंग पावर है इस इंस्ट्रूमेंट की। हम कहेंगे कि मैग्नीफाइंग पावर कितनी हो जाएगी, मैग्नीफाइंग पावर को हम लिखेंगे जो इस इंस्ट्रूमेंट के यूज करने से एंगल बना है थीटा, और जो पहले था वो कितना था, थीटा नॉट था। थीटा को हम, क्योंकि ये एंगल छोटे हैं, तो थीटा को टेन थीटा भी लिख सकते हैं और साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ के केस में हम टेन थीटा ही लिखना चाहेंगे। यहाँ से देखो टेन थीटा या टेन थीटा इक्वल टू थीटा, हम यहाँ पर ऐसे एक बार लिख देते हैं। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा। और थीटा कितना हो सकता है, या तो हो सकता है h प्राइम बाई v, या हम लिख सकते हैं h बाई u। हमने क्या किया था, हमने इस ऑब्जेक्ट को d डिस्टेंस पर रखा था, और d डिस्टेंस पर रखने पर बिना इस इंस्ट्रूमेंट के इसने कितना एंगल बनाया था, थीटा नॉट बनाया था। इस ऑब्जेक्ट की हाइट h थी, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू हमको कितना मिल जाएगा, h बाई डी। मैग्नीफाइंग पावर यहाँ से लिखेंगे हम, थीटा की वैल्यू क्या रखें, h बाई यू अपॉन थीटा नॉट की वैल्यू कितना हो जाएगी, h बाई डी। सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा कितना, h ने h को कट किया, d बाई यू। तो जनरल मैग्नीफाइंग पावर जो हमारे पास मिल रही है वो कितनी मिल रही है, d बाई यू। जो मैग्नीफाइंग पावर हमको मिल रही है जनरल केस में वो कितनी मिल रही है, d बाई यू। अब ना मैग्निफिकेशन के दो एक्सट्रीम केसेज हैं और दोनों बेहद इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंस इस तरह से है कि हम देखते थे कि मैग्नीफाइंग पावर किन बातों पर डिपेंड करता था। ये ऐसा होता था कि अगर x को हम घटाते थे तो पावर क्या होती थी, बढ़ती थी।
x को घटाएंगे तो पावर बढ़ेगी या x बढ़ाएंगे तो पावर घटेगी? तो मैग्नीफाइंग पावर x की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। एक होगा मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर, यानी मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम एक होगा, और मिनिमम कब आएगा? जब x की वैल्यू ज्यादा रहेगी। सोचो ये वही लेंस है, ये इसका f है और ये आगे 2f होगा, और हम मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम रखना चाहते हैं। मिनिमम ऑब्जेक्ट थोड़ा उधर बनाते हैं, यहां पे बनाते हैं। ये मान लो f है, ये 2f है। x अगर घटाएंगे यहां से, x मतलब क्या है? u की डिस्टेंस, घटाएंगे तो पावर बढ़ेगी। पावर हम सबसे मिनिमम देखना चाहते हैं कितना होगा, यानी ऑब्जेक्ट x क्या होगा? बढ़ाना होगा। x बढ़ाने का मतलब किधर शिफ्ट होगा? इधर। और मैक्सिमम कितना x बढ़ सकता है? मैक्सिमम हम इसको f पर लाके रखते हैं, क्योंकि f के बाद अगर रखेंगे तो इमेज यहां पीछे बनने लगेगा। अगर हम इसको बढ़ाते बढ़ाते f और 2f के बीच में रख देते हैं तो इमेज कहां बनता है? पीछे, और फिर वो हमारे यूज का नहीं है। मैक्सिमम x कितना बढ़ाया जा सकता है? x मतलब u कितना बढ़ाया जा सकता है? f तक। जब f तक बढ़ा देंगे तो इसका जो इमेज बनेगा कुछ ऐसा, और दो पैरेलल बीम है जो कभी नहीं मिलेंगी, अगर याद हो तुम लोग को, इन्फिनिटी पर मिलेगी। यहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाए? f के बराबर हो जाए, तो मैग्नीफाइंग पावर हमारे पास मिनिमम होगी और वो वैल्यू हो जाएगी d/f। वो वैल्यू कितनी हो जाएगी? d/f हो जाएगी। ये मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर है। मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर कितनी होगी? मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम कितनी हो सकती है? मैक्सिमम का भी सिचुएशन देख लेते हैं। मैक्सिमम के लिए x घटाना होगा। मान लो ये लेंस है, ये f है और ये 2f है। x घटाने का मतलब क्या है? ऑप्टिकल सेंटर की तरफ लेके जाएं, कहीं पर एक जगह पर प्लेस करें। ऑप्टिकल सेंटर पर जब ले जाएंगे तो कुछ इस तरह से एक रे ऐसे जाएगी और एक ऐसे जाएगी। इसको पीछे बढ़ाएंगे, यहाँ पर कहीं पर मान लेते हैं आके मिलेगी। ये h है और ये h प्राइम इमेज बनेगा। क्वेश्चन ये है कि अगर x के घटाने से पावर बढ़ती है तो x कितना घटाएंगे? अब जरा सा यहाँ पे समझने वाली बात है। अगर ऑब्जेक्ट को f पर रखेंगे इन्फिनिटी बनेगा, और जैसे जैसे इधर बढ़ाएंगे तैसे तैसे क्या होगा? f और 2f के बीच में आएगा। सोचो और बढ़ा देंगे तो और करीब f के जाने लगेगा, और ज़्यादा उधर बढ़ाएंगे और उधर बढ़ेगा। एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जो इमेज है वो d डिस्टेंस पर बनेगी। यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, d डिस्टेंस पर बनेगी। और अगर उधर बढ़ देंगे और उधर अगर बढ़ जाएंगे, x की वैल्यू और कम कर देंगे तो ये जो इमेज बन रही है वो d से कम हो जाएगा। और कोई सा भी ऑब्जेक्ट अगर हम d डिस्टेंस से करीब लाते हैं तो हमको नहीं दिखेगा, वो चाहे जितना बड़ा एंगल हमारी आंख पे बना रहा हो। यहाँ पर एंगल बनाने से कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन तक ही हम रिजॉल्व कर पाते हैं। इसलिए x की एक लिमिट है कम करने की, कहाँ तक? जहाँ पर इमेज कहाँ पर बने? d डिस्टेंस पर बने। इस सिचुएशन के लिए हम देखो क्या करते हैं, ये हो जाएगा 1/x
1/v की जगह पर 1/u की जगह पर क्या रख दें हम, ये वाली डिस्टेंस कितनी है u, 1/u, v कितने पे बन रहा है, d पर, माइनस 1/d इक्वल टू 1/f। अब क्योंकि ये 1/u इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 1/f प्लस 1/d ऐसा मिल जाएगा। मैग्नीफाइंग पावर कितनी होती है, d/u होती है, या 1/u टाइम d होती है। तो यहाँ से देखेंगे 1d इंटू 1/u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/f प्लस 1/d, और हमारे पास मिल जाएगा 1 प्लस d/f। तो मैग्नीफाइंग पावर कितनी मैक्सिमम होती है, 1 प्लस d/f होती है। मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम कितनी होती है, d/f होती है। d/f कब होगी, जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा, और मैक्सिमम कब होगी, जब ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऐसी पोजीशन पर होगा जिससे इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनेगा। ऐसा नहीं कि x को कितना भी कम कर सकते हैं, हम कहें कि नहीं x को और करीब लेके आ जाते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट जो इमेज बना है वो d से कम पे जाएगा और हमको दिखेगा नहीं। उस कंडीशन पर जो मैग्नीफाइंग पावर आ रही है वो मैक्सिमम होती है 1 प्लस d/f। ये पूरे कम्युनिकेशन से हमको एक चीज सामने आती है कि अगर हमको कोई लेंस दे दे तो उस लेंस का मैक्सिमम और मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर हम बता देंगे। सपोज किसी ने कहा है कि ये 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का लेंस है, इसकी मिनिमम पावर और मैक्सिमम पावर कितनी होगी, तो मिनिमम पावर कितनी हो जाएगी, d/f 25/5 5 हो जाएगी। मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 1 प्लस d/f की वैल्यू 5 थी, 5 प्लस 1 6, यानी जिसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है उस लेंस की मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर 5 और मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर 6 हो जाएगी। या ये कह सकते हैं कि एक लेंस जिसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है वो किसी ऑब्जेक्ट को 5 से यानी 5 से 6 गुना तक क्या कर सकता है, वो बढ़ा सकता है। 5.5 भी हो सकता है, 5.75 भी हो सकता है, 5.9 भी हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 6 टाइम बढ़ा सकता है। सो ये दो केसेस हैं, इनके बिहाफ पर ये सिंपल माइक्रोस्कोप होता है। अब एक चीज और देखो, ऐसा सब कुछ करने के बाद भी वो एंगल जो हमारी आंख पे बना रही है ऑब्जेक्ट, अब भी वो 1 मिनट का नहीं हो पा रहा है। मतलब एक इतना छोटा ऑब्जेक्ट है कि इस इंस्ट्रूमेंट को लगाने के बाद भी वो रिजॉल्व नहीं कर पा रही हमारी आंख, तो ये वाला इंस्ट्रूमेंट भी काम नहीं करेगा। अब ये वाला इंस्ट्रूमेंट अगर नहीं काम करेगा तो हमको एक दूसरा माइक्रोस्कोप देखना होगा, और दूसरा माइक्रोस्कोप इस सेंस में हम लेके आएंगे कि उसकी जो रिजॉल्विंग पावर होगी, रिजॉल्विंग पावर नहीं कहते हैं बल्कि कहते हैं मैग्नीफाइंग पावर होती है। रिजॉल्विंग ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम लोग वेव ऑप्टिक्स के बाद पढ़ेंगे, वो भी एक टॉपिक है, बार बार मेरे यही आ रहा है। मैग्नीफाइंग पावर इतनी ज़्यादा हो कि इससे भी ज़्यादा हो जाए, और उस एक पर्टिकुलर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। ये पूरा हम उसके लिए क्लियर करेंगे, इसको नोट कर लें सब लोग। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, क्योंकि ये जो हमने देखा था, जो इसमें मैग्नीफाइंग पावर दो जो हमने निकाली थी, वो देखो सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में जो मैग्नीफाइंग पावर हमारे पास आई थी, एक तो मिनिमम आई थी, और मिनिमम आई थी कितनी, d/f, और मैक्सिमम जो आई थी हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 1 प्लस d/f, ये आई थी। दोनों से एक चीज ये कंफर्म हो रही है, जो मैग्नीफाइंग पावर बढ़ा सकते हैं वो फोकल लेंथ कम करके। और फोकल लेंथ कम कैसे करते हैं,
फोकल लेंथ कम करने के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कम करना होगा। तो एक था कि माइक्रोस्कोप की अगर मैग्नीफाइंग पावर बढ़ानी है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम कर दिया जाए। लेकिन यहाँ एक मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि बहुत छोटी फोकल लेंथ या बहुत छोटे रेडियस ऑफ कर्वेचर के लेंस पॉलिश करना इतना आसान नहीं होता है। मैंने जो अब तक सबसे छोटी फोकल लेंथ का लेंस देखा है वो है 5 सेंटीमीटर का। हमारे लैब में जो अवेलेबल है वो 10 सेंटीमीटर तक है, उससे नीचे अवेलेबल नहीं है। मिनिमम जो बहुत रेयरली पॉलिश होता है वो 2.5 सेंटीमीटर का पॉलिश किया जाता है। उसके लिए भी बहुत प्रॉब्लम है, बहुत डेलिकेट होता है, टूटता है वो। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एक लिमिट तक कम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। इसलिए सिंपल माइक्रोस्कोप की लिमिटेशन क्या है कि बहुत ज़्यादा पावर का बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइंग पावर का हम इससे वर्क नहीं ले सकते हैं। उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ते हैं। पहले तो देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में होता क्या क्या है, फिर आगे हम पढ़ेंगे। इसको रफ कर देते हैं यहाँ से। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस होते हैं। एक लेंस को ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट के पास रहता है तो इसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव। और दूसरा जहां से हम देखते हैं उसको आईपीस बोलते हैं। इसकी फोकल लेंथ को हम FO से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी फोकल लेंथ को हम FE से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम 2 लेंस यूज करते हैं। दोनों लेंस होते हैं, जैसे मान लो ये एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जो तुम लोग लैब में सब लोग देखते होंगे, जिससे छोटे ऑब्जेक्ट को, वो ये वाला होता है। उसमें जो एक ऐसा ट्राइपॉड के जैसा दिख रहा है, वो ऑब्जेक्ट वहीं पर रखा जाता है उसी पैड पर, उसको हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। और वो जो ट्यूब है, उस ट्यूब में भी एक लेंस लगा है, वो क्या है, आईपीस है। और वो ट्यूब क्या होती है, एक नॉब के हेल्प से एडजस्टेबल है, यानी ये इसको हम दोनों साइड मूव कर सकते हैं। ये मूवेबल होता है या एडजस्टेबल होता है। इसको मूव किया जा सकता है। वो जो ट्यूब दिख रही ना, उसमें वो ट्यूब ऊपर नीचे होती है, यानी इस लेंस को इधर उधर मूव कर सकते हैं। और ये जो नीचे ट्राइपॉड है उसमें 3, एक में एक, दूसरे तो जिसको कम ज़्यादा करके उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो इसका उसका वर्किंग क्या है यहाँ से हम लोग समझते हैं। देखो लेंस है तो उसका कुछ ना कुछ एक F होगा, एक इसका 2F होगा। इधर भी हम देखेंगे ये F है और ये क्या है, 2F है। एक सिचुएशन याद करो कि अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग F और 2F के बीच में रखते हैं, ऐसे हम रे डायग्राम नहीं बनाएंगे। अगर रे डायग्राम बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा इसी में सब मिक्सअप हो जाएगा, फिगर क्लियर नहीं होगा। रे डायग्राम आप किसी बुक से देख लेना। तो इसकी रेज हम ड्रॉ नहीं करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट को F और 2F के बीच में रखते हैं तो इमेज 2F के बाद कहीं पर बनता है, इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड द 2F, इन्वर्टेड होता है, इनलार्ज होता है, रियल होता है। ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है तो U सबस्क्रिप्ट O से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। इसका जो इमेज बन रहा है वो यहाँ पर बन रहा है, और इस डिस्टेंस को हम V सबस्क्रिप्ट O से बना दे रहे हैं। अब ये लेंस को हम इधर उधर
मूव कर सकते हैं। हम मानते हैं कि इनिशियली जो था ये यहाँ से u डिस्टेंस पर ये जो इमेज बना है, इस लेंस का जो इमेज बना है, इस दूसरे लेंस यानी आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और हम मानते हैं ये ऑब्जेक्ट से u डिस्टेंस पर है, क्योंकि आईपीस है तो u सबस्क्रिप्ट e से हम करते हैं, इस पर होगा। इसका भी कुछ फोकस होगा, 2f होगा। हम मानते हैं ये जो ue है वो इसके fe कुछ यहाँ बन रहा है, fe के बराबर मान लेते हैं। इसकी जो फोकस हो रही है यहीं पर है, इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर दे रहे हैं। ये f, ये 2f है, इसका ऑब्जेक्टिव का है, ऑब्जेक्टिव यहाँ से ओ लगा दे रहे हैं। और ये वाला क्या है, F फॉर E है। अगर ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है तो इमेज क्या बनेगा, उसी साइड में बनेगा। और जिस कंडीशन में ये है इरेक्ट बनता है, वर्चुअल बनता है, तो इसका इमेज अगर हम देखें तो इमेज कुछ इसी लाइन पर कहीं यहाँ पर आके बनेगा। हम मान लेते हैं ये फाइनल इमेज बन गया ऐसे। ये रेज वगैरह ड्रॉ करोगे चाहे कर देते हैं। ये फाइनल इमेज बन गया, ठीक। मान लेते हैं ये हाइट h है, इसका जो इमेज बना ये h डैश और h डबल डैश है। यहाँ से हम ऑब्जर्व करते हैं। अभी जो ऑब्जेक्ट था उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमने कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगा दिया है, E। और ये क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। मान लेते हैं इसने एंगल बनाया होगा थीटा। अब फिर से वही बात सोचो कि अगर एक नॉर्मल नेक्ड आई से हम कोई ऑब्जेक्ट देखते और d डिस्टेंस पर रखते h हाइट का, तो जो इमेज जो एंगल बनता वो थीटा नॉट बनता। कहाँ पर रखते, d डिस्टेंस पर रखते हैं हम इसको। वही चीज़ ये कितने एंगल पर बना रहा है, थीटा पर बना रहा है। तो हम ये इंस्ट्रूमेंट लगा के भी क्या कर पाए हैं, मैग्नीफाई कर पाए हैं। मैग्नीफाइंग पावर कितनी होगी, हम लिखेंगे कि मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू हो जाएगा थीटा, जो इस इंस्ट्रूमेंट को लगाने के बाद हमारी आंख पे बन रहा है, अपॉन थीटा नॉट। थीटा नॉट तो यहाँ से आसानी से लिख सकते हो h/d। थीटा यहाँ से निकालते हैं। थीटा इक्वल टू हम क्या लिख पाएंगे, हम या तो लिख पाएंगे थीटा इक्वल टू, या तो हम लिख पाएंगे h डबल डैश, ये डिस्टेंस जो हमारी आंख पे बन रही होगी, जो इमेज बनेगा हमारी आंख पर, ये कितनी डिस्टेंस पर बनता है, d पर। और ये कितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा गया है, ue डिस्टेंस पर रखा गया है। थीटा हम लिख सकते हैं या तो h डबल डैश बाई d लिख सकते हैं, या हम इसी को लिख सकते हैं h डैश बाई ue, ये लिख सकते हैं। क्योंकि h और h डैश में ये रिलेशन है तो यही वाला लिखते हैं और वहाँ पर अप्लाई करते हैं, और हमको मैग्नीफाइंग जो पावर मिलेगी, थीटा की वैल्यू क्या रखते हैं, h डैश बाई ue अपॉन थीटा नॉट की वैल्यू क्या है, h/d। ऐसा तो आसानी से लिख सकते हैं इन दो फिगर का यूज करके। थीटा कब बना, जब हमने इंस्ट्रूमेंट यूज कर लिया। और थीटा नॉट क्या था, नेक्ड आई से था। मैग्नीफाइंग पावर में हम क्या कर रहे हैं, हम वो एंगल को बढ़ा दे रहे हैं। कैसे, ये इंस्ट्रूमेंट का यूज करके। सब कुछ वही है, सिर्फ यहाँ पर दो लेंस हो गया, वहाँ पर एक ही लेंस था, बाकी सारा कुछ सेम है।
अब जरा देखो इसको सॉल्व करें हम, तो सॉल्व करने पर हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा h बाई एच डैश बाई यू ई इंटू डी बाई एच डैश है, या एच डैश बाई एच इंटू डी बाई यू ई, इतना लिख सकते हैं हम। एच डैश बाई एच क्या है, एच डैश बाई एच मैग्नीफाइंग पावर ऑफ दिस लेंस है, और हम जानते हैं कि अगर किसी लेंस में, वो वाला रफ करेंगे, इसको रफ कर देते हैं। जैसे एक सिचुएशन याद करो कि कोई सा भी लेंस हो, अगर f/f यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है और इसका इमेज कहीं यहाँ पर बन रहा है v डिस्टेंस पर, ये u है, ये h है, ये h डैश है, तो मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है h डैश बाई h इक्वल टू, माइनस लगेगा क्योंकि एक किधर है, इक्वल टू v बाई यू या माइनस v बाई यू। वो चीज़ यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं इस इक्वेशन में। मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू जो हमारे पास मिल रहा है h डैश बाई h, h डैश बाई h को क्या VO बाई UO लिखा जा सकता है उस प्रॉपर्टी से। नेगेटिव साइन लगाएंगे क्योंकि एक नेगेटिव हो लेना पड़ेगा, एक प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो यहाँ से लिखेंगे मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू h डैश बाई h की जगह पर लिखते हैं माइनस VO बाई UO इंटू डी बाई यू ई, जनरल मैग्नीफाइंग पावर का ये इक्वेशन है। मतलब एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करके मैग्नीफाइंग पावर कितना बनाया जा सकता है, इतना बनाया जा सकता है, VO बाई UO माइनस VO बाई UO इंटू डी बाई UE, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहां भी ना मैग्निफिकेशन दो तरह से होगा, एक मैक्सिमम होगा और एक मिनिमम होगा, दो तरह से होगा। ये वाला फिगर और वो रफ करेंगे, इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, ये उधर का पूरा पोर्शन रफ करेंगे, तो उसको नोट कर लो और पूरा क्लियर करते हैं उसको। वो फार्मूला रहने देंगे, बाकी सब क्लियर करेंगे। इसमें भी वो केस लगाते हैं, एक तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन क्या होगा, पहले मिनिमम देखते हैं। मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम कब होगा, फिर से वही सारी सिचुएशन है कि क्या है सिचुएशन, सिचुएशन वही है कि x अगर घटाओगे तो f की वैल्यू घटेगी और पावर बढ़ेगी, x की वैल्यू बढ़ाओगे f की वैल्यू बढ़ेगी और पावर क्या होगी, घटेगी। सारा कुछ वही है। x मतलब क्या होता है, u, क्योंकि ये वाला लेंस मूवेबल है, उस नॉब के हेल्प से, जैसे वो माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वो जो नॉब लगी है उस नॉब के हेल्प से हम क्या करते हैं, इसको घटाते बढ़ाते हैं। तो u मैक्सिमम कहाँ तक बढ़ा सकते हैं कि u को बढ़ा के fe के बराबर कर दें, मैक्सिमम इतना हो सकता है। और जब इतना हो जाएगा तो इमेज कहाँ पर बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा। तो वही एक सिचुएशन ये हो सकती है, u किसके बराबर हो जाए, f के बराबर हो जाए। UE किस पे ला के रख दें, FE पे ला के रख दें। और ये जो सेटिंग होती है इसको रिलैक्स आई सेटिंग बोलते हैं।
क्योंकि इस कंडीशन पर जब यहाँ पर F पर आ जाएगा ये ऑब्जेक्ट, ये लेंस को पीछे करके F पर ला के रख देंगे इसको, तो पैरेलल बीम आएगी। और पैरेलल बीम क्या होती है हमारी आँख के लिए, रिलैक्स आई सेटिंग होती है। उस पर मैग्निफिकेशन कितना होगा, मैग्निफिकेशन हो जाएगा -VO/UO इंटू D/FE, VO/UO इंटू D/FE। NCERT में एक रफ कैलकुलेशन दिया है, उस पर क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। ये जो दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस होती है, इसको लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं। यानी लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कितना हो जाएगा, VO + UE के बराबर हो जाएगा। एक रफ कैलकुलेशन है मैग्नीफाइंग पावर के, मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर के केस में एक रफ कैलकुलेशन है। कैसे, जरा सा देखो, ध्यान देना। अगर इस ऑब्जेक्ट को हम 2F पर रखते तो इमेज यहाँ 2F पर बनता, 2F0 पर बनता। ऑब्जेक्ट को हम इधर लेके आएंगे तो इमेज यहाँ बढ़ेगा। एक टाइम आएगा कि ऑब्जेक्ट को अगर हम 2F पर रख दें, F पर रख दें, तो इमेज कहीं यहाँ बनने लगेगा, वो कर नहीं सकते हैं। कहने का सेंस है मैक्सिमम हम FO के बहुत करीब ले जाएंगे अगर, तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, कहीं यहाँ बन जाएगा। सॉरी, इमेज कहाँ बन जाएगा, कहीं यहाँ पर बन जाएगा। फिर से इस बात को समझो। अगर ये 2F पर ऑब्जेक्ट रखा होता, जो यहाँ रखा है हमने, अगर इसको 2F पर रखते तो इमेज कहाँ बनता, 2F पर बनता। जैसे जैसे हम F की तरफ बढ़ेंगे तो इमेज इधर बढ़ेगा, लेकिन हम F0 पर नहीं रख सकते, अदरवाइज इमेज यहाँ कहीं बनेगा। FO से थोड़ा पहले रखेंगे तो इमेज कहीं यहाँ पर बनेगा, और ये अगर यहाँ इमेज बनता है तो VO किसके बराबर हो जाएगा, L के बराबर हो जाएगा। तो एक रफ कैलकुलेशन है, रफली वी कैन से मैग्नीफाइंग पावर जो मिनिमम का केस है उसको हम ऐसे एस्टिमेट करते हैं कि अगर UO अप्रोच कर जाए किसको, FO को, तो VO जो होगा वो अप्रोच कर जाएगा L को। तब मैग्नीफाइंग पावर कितना हो जाएगा, -L/U कितने पर जा रहा है, F पर हो रहा है, इंटू D/FE। तो ये एक रफ मैग्नीफाइंग पावर है। NCERT में भी ये फार्मूला है, इस पर क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन तो आज हम लोग नहीं डिस्कस कर पाएंगे, मुझे लगता है क्लास वैसे भी लेंदी हो रही है, तो क्वेश्चन वगैरह कल डिस्कस करेंगे। तो ये मैक्सिमम मैग्नीफाइंग है, सॉरी मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर है। मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर कब होगी, अब उसको रफ कर देते हैं। मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, या हम कहते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम का केस कब होगा, उसके लिए x को क्या करना होगा, कम करना होगा। और कम करने में भी वहां तक करेंगे कि वो मैक्सिमम d डिस्टेंस पर बने, और उसके लिए इक्वेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1/v मतलब d -1/u, u कौन सा है, ये वाला है, -UE इक्वल टू 1/FE। तो यहाँ से 1/UE की जो वैल्यू हमको मिल जाएगी, क्योंकि इधर ये भी इधर ये तो ये भी माइनस होगा, 1/FE + 1/D होगा। मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, फार्मूला यहीं कहीं लिखा था हमने, यहीं लिख देते हैं फिर से फार्मूला। मैग्नीफाइंग पावर जो जनरल केस में आया था वो आया था -VO/UO इंटू D/UE, ये आया था। तो मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर अगर लिखेंगे तो एक तो होगा -VO/UO इंटू D/UE
डी इंटू 1/ue की वैल्यू ये है 1/fe प्लस 1/d, यानी ये वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी -VO/UO इंटू 1 प्लस D/FE हो जाएगी। ये मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम है, -VO/UO इंटू 1 प्लस D/FE। सिंपल माइक्रोस्कोप में जो मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर था कितना था, 1 प्लस D/FE था। इसमें ये वाला टर्म बढ़ जा रहा है। निगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि इमेज उल्टा बनेगा, बाकी और कुछ नहीं है। तो देखें VO/UO क्या एक से बड़ा है? अगर ऑब्जेक्ट को 2f और f के बीच में रखते हैं तो जो इमेज बनता है बियॉन्ड द 2f बनता है, इनलार्ज होता है, इन्वर्टेड होता है, रियल होता है। यानी ये वैल्यू एक से बड़ी आएगी। और ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन आया था किसके लिए, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए। तो उसमें एक से बड़ी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली वो बढ़ जाएगा। तो इस तरह से कंपाउंड माइक्रोस्कोप के हेल्प से हम मैग्नीफाइंग पावर और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। एंड दैट्स वाई वी आर एबल टू रिजॉल्व द स्मॉलर थिंग्स लाइक पोलन ग्रेन, या बहुत सारी चीज़ें बायो में तुम लोग ऑब्जर्व करते हैं, मुझे तो आता नहीं है सारी चीज़ें, क्लियर कट बताते हैं। एल्गी का क्रॉस सेक्शन कट करके पता नहीं क्या क्या तुम लोग देखते हो। तो ये सारा कुछ इसमें क्या हो सकता है, रिजॉल्व किया जा सकता है। दिस इज हाउ माइक्रोस्कोप्स आर वर्किंग। बहुत तरह के माइक्रोस्कोप बनते हैं, हमारे सिलेबस में जो था यही था। और इसमें भी दो ही थे, क्या, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप था। प्रॉब्लम नॉर्मल फार्मूला पर ही होंगी। कुछ एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं कि कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज कैसा बनता है, रियल होता है, वर्चुअल होता है, कैसा होता है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का कैसा बनता है, रियल बनता है, लेकिन पूरे माइक्रोस्कोप का कैसा होता है, वर्चुअल होता है। इमेज फॉर्म बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज वर्चुअल, बट इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज रियल। ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट के क्वेश्चन होते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी होते हैं, डायरेक्ट फार्मूला पे होते हैं। ट्राई करोगे, एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आज क्वेश्चन डिस्कस करना पॉसिबल नहीं क्योंकि क्लास वैसे भी लेंदी हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि अभी तक ये उम्मीद करते हैं कि सब लोग ये समझ गए होंगे कि हमको माइक्रोस्कोप जैसे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। अगर ये टर्म समझ गए हो तब ये सारा कुछ बहुत आसान है, इससे कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। और नहीं तो फार्मूला तो सिंपल है, 2-3 फार्मूला है, इसको याद करके लोग अप्लाई ही कर लेते हैं। बट मुझे लगा ये इम्पॉर्टेंट है कि हमको इसकी नीड क्यों है। अगर ये समझ गए तो बाकी चीज़ें आसान होंगी। और तो ये एक कंसेप्ट टॉक थी जो हमने कवर किया। एंड आई होप यू ऑल मस्ट हैव एंजॉय दिस सेशन। तो अगर ऐसा है तो थैंक यू और एंजॉय द स्टडी। मिलते हैं अगले टर्म पर, और यहाँ तक के नोट्स वगैरह बना लेना। तब तक के लिए थैंक यू।